आज हम लोग कैश फ्लो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लास्ट क्लास में कुछ लिखवाए थे कैश फ्लो से रिलेटेड, आज उसको डिस्कस कर लेंगे और कैश फ्लो को स्टार्टिंग से देखेंगे। जनरली हर एक चैप्टर हम स्टार्ट करने से पहले ये बोला करते थे ये चैप्टर बहुत ईजी है, ये चैप्टर बहुत ईजी है, ये चैप्टर बहुत ईजी है। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये बात नहीं बोलेंगे कि ये चैप्टर बहुत ईजी है, हाँ लेकिन ईजिली समझ में आएगा ये बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगा, ईजिली तुम समझ पाएगा ये चैप्टर को, लेकिन ईजी है नहीं। कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अगर हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डिफिनीशन याद करें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आया करता था। क्या आता था? बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेज इन इक्विटी। बाकी सब चीजें तो देख लिए हैं, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट हम लोग आज तक नहीं देखे थे, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में फर्स्ट वर्ड है कैश। कैश डिनोट करता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को, ठीक है। कैश डिनोट करता है किसको? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को, ठीक है। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हम लोग के लिए क्या है? वैसी सारी चीजें जो कैश की तरह हो। कैश की तरह बोलने का मतलब कैश क्या होता है? लिक्विड एसेट होता है। लिक्विड एसेट मतलब कि तुरंत से तुरंत वो यूज हो सकता है। उसी तरीके से उस टाइप के जितने भी एसेट थोड़ा सा कम लिक्विड को भी मान लेंगे कि चलो ये भी कैश की तरह ही है, ठीक। जैसे बैंक बैलेंस, बैंक में कोई पैसा पड़ा हुआ है तो उसको भी क्या बोलेंगे हम लोग? ये कैश ही है, जब चाहेंगे तब खर्च कर सकते हैं। और कुछ एसेट्स हैं, अब देख लेते हैं। सबसे पहले कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या है? कैश। तो कैश तो है ही, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा ही। उसके बाद है कैश एट बैंक। बैंक में भी पैसा है, उसको भी क्या मानते हैं हम लोग? मोस्ट लिक्विड। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एक वर्ड है जिसमें कंसीडर हम लोग क्या कर रहे हैं? मोस्ट लिक्विड एसेट्स को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, जिसको डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हैं, जिसको डायरेक्टली हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड क्या है? करेंट इन्वेस्टमेंट। अनलेस स्टेटेड एज करेंट एसेट्स एंड ट्रेडेड इन इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। छोड़ो, उतना मत देखो, उतना डिफिनीशन इतना देखो। कुछ कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट किए हुए रहते हैं, जैसे मेरे पास 10 लाख रुपया एक्स्ट्रा है, ठीक है। वो मेरे को पता है कि मेरे को यूज करना है, आज यूज कर सकते हैं, कल यूज कर सकते हैं। उसको हम क्या किए कि उठा करके हम कोई बैंक में डाल दिए कि लीजिए 10 दिन के लिए एफडी कर दो। तो क्या सर 10 दिन का भी एफडी होता है क्या? हाँ, 10 दिन के लिए हम लोग एफडी कर दिए, ठीक है। 10 दिन के लिए एफडी कर दिए। अब जो 10 लाख रुपए मेरे पास पड़ा हुआ रहता, 10 दिन में अगर 1000 रुपये भी उसका इंटरेस्ट मिल गया तो मेरे लिए फायदा है। वैसा थोड़ी कि उसको हम इन्वेस्ट किए लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए, नहीं, उसको यूज किए कि चलो रख दिए, कैश में रखे हुए क्यों रहे, उसको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में डाल दिए, ठीक है। तो वो सारे छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट जो इसी पर्पज के लिए रखा हुआ रहता है कि सेविंग्स जो हमारे होते हैं उसको शॉर्ट टर्म पर्पज के लिए कहीं वैल्यू एडिशन करने के लिए जो रखा हुआ रहता है पैसा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, करेंट इन्वेस्टमेंट। तो मतलब वो सारे एसेट्स, वो सारे इन्वेस्टमेंट जो एकदम शॉर्टर पीरियड के लिए होता है कि 10 दिन के लिए इन्वेस्टमेंट कर दिए, 10 दिन के लिए एफडी में डाल दिए, 10 दिन के लिए ये वाला शेयर में डाल दिए, 10 दिन के लिए ये वाला म्यूचुअल फंड में डाल दिए, कि तुरंत से उसको बंजा करके और तुरंत उसको यूज कर लें। तो ये सारे के सारे केस हम लोग कंसिडर करेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कंसिडर करेंगे। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटी मतलब कि वही सारे पैसे अगर हम लोग शेयर्स में डाल देंगे तो सब क्या कहलाएगा हमारा? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। वो भी क्या कहलाएगा हमारा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सर याद रखना है क्या ये डिफिनीशन? याद नहीं रखना है, लेकिन ध्यान में रखना है क्या ये सब सारे चीज क्या है हमारे? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा। क्या डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है? हाँ, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है। 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या आएगा। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या आएगा? सबसे पहले कैश आएगा, फिर क्या आएगा? कैश एट बैंक आएगा, फिर क्या आएगा? करेंट इन्वेस्टमेंट्स आएगा, और क्या आएगा? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज आएगा, और लास्ट क्या है? चेक। चेक है तो चेक तो जब डालेंगे तब पैसा आ जाएगा, चेक हो गया। ड्राफ्ट इन हैंड हो गया। सर ड्राफ्ट इन हैंड क्या होता है? ड्राफ्ट कभी बनाए हो? डिमांड ड्राफ्ट? डिमांड ड्राफ्ट नहीं बनाया है? होता ऐसा है कि बड़े बड़ी यूनिवर्सिटीज में, सपोज ये मेरा यूनिवर्सिटी है, ठीक है, हमारे यहाँ जो फॉर्म निकलता है तो हम सबको अपना बैंकिंग आईडी पासवर्ड नहीं देते हैं, ठीक है। हम तुम लोग को बोलते हैं कि तुम मेरे कॉलेज में एडमिशन करवाना है तो ये कॉलेज का फॉर्म है, ठीक है, इसके साथ पैसा नहीं लगाना है, इसके साथ क्या नोट 500 का नोट 1000 को मतलब कि 5000 का नोट चिपका देना, क्या स्टेबल करके फॉर्म में थोड़ी आता है। तो उसके साथ जनरली क्या आता है, अब तो यूपीआई का बहुत ज़्यादा जमाना हो गया, नेट बैंकिंग का बहुत ज़्यादा जमाना हो गया है कि लोग ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर लेते थे। लेकिन पहले क्या होता था ना कि पहले इस फॉर्म के साथ पीछे चिपक के जाता था डिमांड ड्राफ्ट, और इस डिमांड ड्राफ्ट
जाता था, ये यूनिवर्सिटी या कॉलेज के पास जाता था, और फिर ये डिमांड ड्राफ्ट को ये कॉलेज अपने बैंक में डाल देता था तो उसके अकाउंट में पैसा आ जाता था। ठीक है, तो चेक ही काइंड ऑफ चीज होता था, लेकिन उसमें अकाउंट नंबर वगैरह नहीं लिखा जाता था, बस बैंक में चले जाते थे, बैंक में 5,000 रुपये जमा कर दिए, बैंक हम लोग को 5,000 का डिमांड ड्राफ्ट दे दिया। ठीक है, और ये डीडी यूनिवर्सिटी या कॉलेज अपने अकाउंट में भंजा लेता था। ठीक है, तो ये ओल्ड सिस्टम है हमारा, अभी भी कहीं ना कहीं यूज होता ही है। ठीक है, तो हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या गया, कैश, कैश एट बैंक, करेंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज, चेक एंड ड्राफ्ट, ये ड्राफ्ट ऑन हैंड, चेक हो गया या ड्राफ्ट हो गया, वो सब सारे के सारे क्या है हमारे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में है। करना क्या है इस चैप्टर में, चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम है हमारा, चैप्टर का नाम बता मेरे को, कैश फ्लो स्टेटमेंट। चैप्टर का नाम है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश से हम लोग किसको डिनोट करते हैं, कैश बोलने का मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इस चैप्टर में कैश का मतलब क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फ्लो, फ्लो क्या होता है, बहाव। मेरे पास कैश है तो मेरे पास कैश दो ही चीज हो सकता है, या तो मेरे पास से कैश जाएगा या तो मेरे पास से कैश आएगा। तो कैश का फ्लो हो सकता है, एक इनफ्लो और दूसरा आउटफ्लो। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के इनफ्लो एंड आउटफ्लोज को एक स्टेटमेंट में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कैश फ्लो स्टेटमेंट। स्टेटमेंट बोलने का मतलब क्या ये अकाउंट है क्या, नहीं, 11 में पढ़े थे अकाउंट स्टेटमेंट में फर्क पड़ता होता है। जैसे ट्रायल बैलेंस हमारा अकाउंट था या स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट था। जैसे ही स्टेटमेंट है, यहाँ 2 बाई नहीं होगा। स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट तो अपने मन से लिखते हैं हम लोग, सीरियल वाइज लिख देंगे, कुछ भी किसी तरीके का फॉर्मेट बना लेंगे। तो ये क्या है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं है, 2 बाई का कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट को हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कौन बताता है हम लोग को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। ये हम लोग को फॉर्मेट प्रोवाइड करता है। ये क्या प्रोवाइड करता है, फॉर्मेट एंड रूल्स फॉर प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 हम लोग को रूल्स और फॉर्मेट प्रोवाइड करता है किस चीज को बनाने का, कैश फ्लो स्टेटमेंट का। ये सारे के सारे रूल जो हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो पढ़ने वाले हैं, वो रूल्स कहां से हम लोग को मिला है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है सर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, जो बनाते कौन है, पहले इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया बनाता था, अब एमसीए वाले बनाने लगे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स बनाने लगे हैं। अगर आप मतलब कि कंबाइंड वे में देख मान के चले तो आईसीएआई और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स दोनों मिल करके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाती है। और उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में क्या लिखा होता है, सेट ऑफ रूल्स दिए होते हैं अकाउंटिंग करने के। तो बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, 33 34 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है, तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 किसका बात करता है, हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का। क्या सर इतना याद रखना इंपॉर्टेंट है, याद रखना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ लिख दिए तो थोड़ा सा इज्जत बढ़ जाएगा ना। ठीक है, कोई नहीं लिखेगा, हम लोग लिख के आएंगे नहीं कैश फ्लो बताता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 बोलता है ये वो, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 लिख दिया तो उसको लगेगा पढ़ने वाला बच्चा है, अच्छा जगह लगता है पढ़ाई किया। ठीक है, तो वैसा नहीं है कि नहीं लिखने पर नंबर नहीं कटेगा, हाँ लेकिन लिखने पर थोड़ा सा इज्जत बढ़ जाएगा। ठीक है, अब पहली बार तो कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोले तो हो सकता है वो याद रह भी जाए। अब आते हैं कि कुछ कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे भी हैं, हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या बताता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है कि हमारे इनफ्लो और आउटफ्लोज कितने हैं कैश के, हर एक ट्रांजेक्शन का कैश पे क्या प्रभाव पड़ेगा ये बताता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे भी तो होते होंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में या हमारे बिजनेस में जिसपे कैश का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता होगा सर, तो वो सारे के सारे एक्टिविटी होंगे, ट्रांजेक्शन नहीं कहलाते होंगे। नहीं, ऐसा बात नहीं है, बहुत सारे ट्रांजेक्शन भी ऐसे हैं जो होते तो हैं लेकिन उसका कैश पे प्रभाव नहीं पड़ता है, कैश पे प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहला ट्रांजेक्शन है कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। बैंक बैलेंस को भी कैश बोलते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं, और कैश को भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं।
तो कुछ कुछ ट्रांजेक्शन तो ऐसे जरूर होंगे जिसका फर्क किस पे नहीं पड़ेगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पे। एक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बढ़ा, दूसरा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट घट गया, तो फर्क पड़ा क्या? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो कुछ कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे हैं जिनका फर्क कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पे नहीं पड़ेगा। उसका सबसे पहला एग्जांपल क्या है? कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। एक कैश इक्विवेलेंट बढ़ गया, दूसरा कैश इक्विवेलेंट घट गया, तो कोई फर्क तो पड़ा नहीं, ठीक है। दूसरा क्या है? कैश विड्रॉन फ्रॉम द बैंक। दूसरा क्या है? कैश विड्रॉन फ्रॉम द बैंक। अगर बैंक से पैसा निकाल भी लिए, वो भी सेम बात हो गया, ठीक है। तो दो ट्रांजेक्शन ऐसे देखे जिनका फर्क कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पे नहीं पड़ता है। रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ करेंट इन्वेस्टमेंट एंड सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट था। उसको बेच करके कैश ले लिए, ये कैश इन्वेस्ट कर दिए, वहां पे कोई फर्क पड़ेगा क्या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पे? नहीं। फोर्थ आया जो कि थोड़ा सा अच्छा था, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हम लोग रिकॉर्ड तो करते हैं, लेकिन क्या जब डेप्रिसिएशन होता है तो हमारा कोई कैश खर्च होता है? नहीं, कैश में तो खर्च नहीं होता है। तो ये सारे, ये क्या हो गया? डेप्रिसिएशन हमारा क्या हो गया? नॉन कैश आइटम हो गया। ये कैसा आइटम हो गया? नॉन कैश आइटम हो गया। तो मतलब ट्रांजेक्शन तो है भाई, लेकिन कैश पे कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं। कि ऐसा होता है कि जब जब डेप्रिसिएशन हम लोग 31 मार्च को बुक करते हैं, उतना पैसा निकाल करके फाड़ते हैं? ऐसा नहीं होता है कि इतना डेप्रिसिएशन मतलब उतना का नोट फाड़ दें, ऐसा नहीं होता है। तो डेप्रिसिएशन मतलब जब भी चार्ज करते हैं तो कोई कैश पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तुम ही लोग बोल रहे हैं। कोई एक्सपेंस को राइट ऑफ कर दिया, कोई एक्सपेंस को राइट ऑफ अगर हम लोग करेंगे, जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को हम लोग राइट ऑफ कर दिए, तो क्या उससे कैश पे फर्क पड़ जाएगा क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर दिए और प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को क्रेडिट कर दिए, तो क्या इससे मेरा कैश पे फर्क पड़ जाएगा क्या? नहीं, कैश पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और क्या है? इशू ऑफ बोनस शेयर्स आ गया ना। बोनस शेयर आप लोग पूछ रहे थे क्या होते हैं बोनस शेयर्स, ठीक है। चलो बात कर लेते हैं बोनस शेयर्स का। ये हमारा बैलेंस शीट है। ऐसे तो कोई काउंटर नहीं कर देना, क्वेश्चन मत कर देना कि सर शेड्यूल 3 वाला फॉर्मेट नहीं है, ठीक है ना। 1 लाख का इक्विटी है, ठीक है। 10,000 शेयर है, 10 रुपया इच। 1 लाख का इक्विटी है, शेयर कैपिटल, ठीक है। शेयर कैपिटल लिख देते हैं, ठीक है। शेयर कैपिटल कितना है मेरा? 1 लाख रुपए। 10,000 शेयर था ऑफ ₹10 इच। हम लोग बिजनेस किए, बहुत सारे बिजनेस किए, बहुत सारा प्रॉफिट कमाए, अब बहुत सारे रिजर्व में पैसा रखे हुए हैं। कहाँ रखे हुए पैसा? रिजर्व में पैसा रखे हुए हैं। तो रिजर्व में मेरा पैसा है, मान के चलो 2 लाख रुपया। रिजर्व में पैसा कितना है मेरा? मान के चलते हैं 2 लाख रुपए मेरे रिजर्व में पैसा पड़ा हुआ है। ये 2 लाख रुपए आया कहां से? बिजनेस कमा करके लाया है। बिजनेस कर रहे हैं हम लोग, तो जो प्रॉफिट हम लोग अर्न किए और वो पैसा जो नहीं बांटे, ठीक है ना। प्रॉफिट अर्न करके अगर बांट लेते, डिविडेंड बांट देते सारे शेयर होल्डर को, तो पैसा रिजर्व में रहता क्या? नहीं रहता। मतलब डिविडेंड नहीं बांटे हैं तो ही ये पैसा रिजर्व में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये जो रिजर्व में पैसा रखे हुए हैं और इसको मिलता किसको? ऐसे भी शेयर होल्डर को मिलता। और नहीं भी बांटे हैं तो भी इसमें हक किसका है? शेयर होल्डर का हक है। तो बैंक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करती है और शेयर होल्डर से ही पूछती है कि एक काम ऐसा करें कि जो रिजर्व में पैसा पड़ा हुआ है इसके बदले में आपको शेयर इशू कर देते हैं फ्री में। क्या कर देगी? शेयर इशू कर देगी। 10,000 शेयर था पहले ही, 10,000 शेयर था। कितना शेयर था? 10,000 शेयर था। अब कंपनी डिसाइड करती है कि 2 लाख का शेयर किसको दे दे हम लोग? शेयर होल्डर को फ्री में दे दे। तो रिजर्व क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, रिजर्व हो जाएगा डेबिट। कितने से? 2 लाख से। और बदले में शेयर कैपिटल को हम लोग क्या कर देंगे? क्रेडिट। कितना? 2 लाख से। तो जो न्यू बैलेंस शीट बनेगा उसमें शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा? 3 लाख। और रिजर्व सरप्लस कितना हो जाएगा? 0। यहां पे हुआ क्या? हम लोग सारे शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर्स दे दिए। कैसे दे दिए? शेयर्स फ्री में शेयर्स दे दिए। और उस शेयर का नाम क्या दिए? बोनस शेयर। अब फ्री में दिए तो दिए कहां से? उसके रिजर्व पे किसका हक था? इसी का हक था। तो इसको पैसा नहीं लौटा रहे थे, डिविडेंड नहीं दे रहे थे, तो बदले में क्या दे दिया उसको? लो शेयर ही हो गया। जो तुम्हारा रिजर्व का पैसा है वो क्या बन गया? तुम्हारा शेयर कैपिटल बन गया। तो ये जो बोनस शेयर हम लोग इशू किए, ये जो एंट्री पास किया, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो यहाँ पे बोनस शेयर जो हम लोग इशू किए हैं इसको भी तो शेयर इशू ही बोलेंगे ना। ये जो शेयर इशू किए हैं, क्या इसमें पैसा मिला क्या मेरे को? नहीं, पैसा तो नहीं मिला। तो पैसा नहीं मिला तो इसका फर्क पड़ेगा क्या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पे? नहीं पड़ेगा। ऑल क्रेडिट ट्रांजेक्शन, जितने भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन हैं,
जितने भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, उधार में सामान बेचे, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, इसका कैश में फर्क पड़ा क्या? कैश में फर्क तो नहीं पड़ा। और प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व, हम लोग प्रॉफिट कमाए और प्रॉफिट को कहां ट्रांसफर कर दिए? रिजर्व में। जनरल एंट्री क्या किए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रिजर्व। तो इसमें कैश में कोई फर्क पड़ गया क्या? नहीं, कैश में तो फर्क नहीं पड़ा। तो ये सारे के सारे आइटम्स हमारे क्या हो गए? वैसे ट्रांजेक्शन हो गए जिनका प्रभाव कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पे ना पड़े। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट दिया हुआ है। ठीक है, ये फॉर्मेट अभी तो देखने में आप लोग को बहुत लेंदी लग रहा होगा। ये फॉर्मेट है, अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए कोई बोल दिया जाए तो इतना काम करना पड़ेगा। देख लो, यहां से स्टार्ट होता है ये कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये और आगे चलो, और आगे चलो, चलते जाओ चलते जाओ। ठीक है, इतना करना, तब जाके हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनेगा। ऐसे तो लग गया होगा, कितने लोग तो टेंशन में आ गए होंगे। मोर और लेस यही होगा, लेकिन तुमसे उतना नहीं पूछा जाएगा, तुमसे एक छोटे छोटे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है ना, हो सकता है बड़ा क्वेश्चन ही पूछ लिया जाए। तो देखने में तो लेंदी लग रहा है, बस इसको तरीके से करेंगे और इसको सिंपल बनाने का हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 हमारा बात करता है किस पे? कैश फ्लो स्टेटमेंट के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन एंड फॉर्मेट के लिए कौन बात करता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 बोलता है कि एक बिजनेस है, एक कोई बिजनेस हो रहा है, तो एक बिजनेस में 3 तरह की एक्टिविटी होती है। कितनी एक्टिविटी? 3 तरह की एक्टिविटी। जैसे हम लिख रहे हैं वैसे ही लिखते चलो, कुछ छूट ना जाए। कितनी तरह की एक्टिविटी होती है? 3 तरह की एक्टिविटी होती है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एंड फिनांसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फिनांसिंग एक्टिविटी। 3 तरह की एक्टिविटी हर एक बिजनेस में होती है। ठीक है, सर बताइए क्या क्या है तीनों एक्टिविटी। सबसे फर्स्ट एक्टिविटी क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। वो सारे के सारे एक्टिविटी जो बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड है वो क्या कहलाएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। वो सारे के सारे एक्टिविटी जो बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड है वो क्या कहलाएगा? मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहलाएगा। सर मतलब जैसे बिजनेस से रिलेटेड, जैसे परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, डेटर से पैसा लेना, क्रेडिटर को पैसा देना, ठीक है, रेंट देना, इलेक्ट्रिसिटी देना, जितने तरह के बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंस है सारे के सारे एक्टिविटी क्या कहलाएंगे? हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड है। बिजनेस ऑपरेशन क्या होता है? परचेज करना गुड्स, सेल करना गुड्स, अगर मैन्युफैक्चर है तो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है तो मैन्युफैक्चर करना गुड्स। सारे के सारे एक्टिविटी जो बिजनेस ऑपरेशन से रिलेट करता है, जिसके लिए बिजनेस बना है उससे रिलेट करता है, तो वो सारे के सारे एक्टिविटी क्या कहलाएंगे? हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के नीचे डैश दे दो, रिलेटेड टू मेन बिजनेस ऑपरेशन, मेन बिजनेस ऑपरेशन। मेन बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड सारे एक्टिविटी को क्या बोलेंगे हम लोग? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कुछ एग्जांपल्स लिख लो। एग्जाम्पल लिख लो। सेल ऑफ गुड्स, ऑब्लिक सर्विसेज, ठीक है, सेल्स ऑफ गुड्स ऑब्लिक सर्विसेज। और क्या? रेंट पेमेंट, परचेज ऑफ गुड्स,
और बताओ, वेजेज पेमेंट, सैलरी पेमेंट और फ्रेट और एटसेट्रा एटसेट्रा। इसका कोई लिमिट थोड़ी है एक्सपेंसेस का, ठीक है। मतलब मेन बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड जितने भी खर्च हैं, जितने भी रिसिप्ट्स हैं, जितने भी तरह के ट्रांजेक्शन है, सारे के सारे कौन से एक्टिविटी में आएंगे? हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगी, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इसमें नीचे डैश दो, लिखो रिलेटेड टू नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स से रिलेटेड सारी एक्टिविटी, सारे ट्रांजेक्शन, ये क्या कहलाएगी? हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। डैश देकर के एग्जाम्पल लिखो। नॉन करेंट एसेट से रिलेटेड क्या क्या हो सकता है? लिखो परचेज ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या है? हमारा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। सेल ऑफ म्यूचुअल फंड, परचेज ऑफ म्यूचुअल फंड, सेल ऑफ म्यूचुअल फंड, ठीक है। इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट की नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है, उससे कोई इनकम हुआ तो वो भी कौन सी एक्टिविटी में कहलाएगी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कहलाएगी, ठीक है। मतलब नॉन करेंट एसेट से रिलेटेड जितने भी कैश जा रहे हैं या उससे जितने भी कैश आ रहे हैं, वो सारे की सारी एक्टिविटी क्या कहलाएगी? हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और सर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। अगर कहीं हम लोग कोई शेयर में खरीद लिए तो उसका डिविडेंड मिलेगा मुझे, वो डिविडेंड इनकम, डिविडेंड इनकम, ठीक है। ये सारे के सारे कहाँ आएंगे? हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगी। लास्ट कौन सा एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लिखो रिलेटेड टू आवर लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। रिलेटेड टू अवर लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, ठीक है। लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस से जो भी रिलेट करती है सारी की सारी एक्टिविटीज क्या कहलाएगी? हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस में क्या क्या दो एक्टिविटी है? दो ही तरीके का तो हो सकता है। पहला डेट, नहीं, लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस हमारा क्या होता है? एक होता है डेट, दूसरा होता है इक्विटी, ये होगा ना लॉन्ग टर्म। तो डेट और इक्विटी से रिलेटेड जो भी कैश इनफ्लो या आउटफ्लोज हैं वो सारे कौन सी एक्टिविटी में आएगी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। डेट में क्या क्या हो सकता है? कोई हम लोन ले लिए बैंक से, लोन टेकन फ्रॉम बैंक। लोन किससे ले लिए? बैंक से कोई लोन ले लिए। और लोन रिपेड, अगर कोई लोन का रिपेमेंट कर दिए। कैश का जाना और कैश का आना दोनों कंसीडर होगा एक्टिविटी में, ठीक है ना। कोई लोन पे क्या दे दिए? इंटरेस्ट दे दिए, लोन इंटरेस्ट, ठीक है। और क्या होगा? हम लोग कोई डिबेंचर इशू कर दिए, इशू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। डिबेंचर इशू किए तो रिपेमेंट भी हो सकता है, रिपेमेंट ऑफ डिबेंचर। ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? हमारे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगी, ठीक है। और क्या हो सकता है सर? डिबेंचर का इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ठीक है। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या क्या आएगा? वो सारे एक्टिविटी, वो सारे इनफ्लोज और आउटफ्लोज जो डेट से आए और इक्विटी से आए। इक्विटी में क्या क्या हो सकता है? इशू ऑफ शेयर्स, शेयर इशू करेंगे तो पैसा आ सकता है ना, इशू ऑफ शेयर्स।
अगर हम लोग शेयर को बाईबैक कर लिए तो पैसा देना पड़ सकता है, बाईबैक ऑफ शेयर्स। कभी कभी ऐसा होता है हम लोग डिविडेंड पेमेंट कर सकते हैं, डिविडेंड पेमेंट। डन। तो हम लोग क्या देखें, अभी हम लोग देखें कि बिजनेस एक्टिविटी कितने टाइप की होती है, कौन कौन, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फिनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, फिनेंसिंग एक्टिविटी में मेरा लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फिनेंस आएगा। ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में मेरा क्या आएगा, नॉन करेंट एसेट्स आएगा, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या क्या आएगा हमारा, ऑपरेशन से रिलेटेड सारी चीजें। ठीक है, अब एक हम लोग, अब होता ये है, जनरली होता क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट ना 3 पार्ट में हम लोग बांटते हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से नेट में कैश आया कितना और गया कितना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से नेट में कैश आया कितना और गया कितना, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में नेट में कैश आया कितना और गया कितना। तीनों हेड से पता चल जाएगा, पता चला इसमें 1 लाख रुपए आया, इसमें 1 लाख आया, इसमें 3 लाख रुपए गया है, तो पता मेरे को क्या चल जाएगा कि नेट में हमारा कैश कितना हुआ है, गया है 1 लाख रुपए। ठीक है, तो तीनों एक्टिविटी को जोड़ देंगे कि नेट में कितना कितना पैसा आया है, और उसी को बोलते हैं हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, तो आज हम लोग एक चीज सीखेंगे, एक एक्टिविटी सीखेंगे, वो क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और यही है 75% 80% यही है। 75% मान लो तुम्हारा एफर्ट्स लगेगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, 15 to 20% लगेगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, और 5 से 10% आपका मेहनत लगेगा किसमें, फिनेंसिंग एक्टिविटी। हम चाहें तो फिनेंसिंग एक्टिविटी आज ही खत्म करवा सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नंबर ज्यादा कहां से पूछेगा हमारा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। और कैश फ्लो स्टेटमेंट ही बनाने के लिए बोल दिया तो क्या बनाना पड़ेगा, मेरे को पूरा बनाना पड़ेगा। मोस्टली तुम लोग एग्जाम में क्या होता है ना कि क्वेश्चन पूछ लेता है कि सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी बना करके दे दो, सिर्फ फाइनेंसिंग एक्टिविटी बना करके दे दो, सिर्फ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बना करके दे दो। तो उस केस में तो ठीक है, एक बना देंगे काम हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा ना कि आपको बोलेगा पूरा का पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बना के दो, ये लो 10 नंबर का, खेलते रहो। ठीक है, तो उस केस में क्या बनाना पड़ेगा, तीनों बनाना पड़ेगा, एक फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, उस फॉर्मेट में तीनों को कंपैरिजन दिखाना पड़ेगा कि ओपनिंग कैश इतना था, क्लोजिंग कैश इतना था, नेट का डिफरेंस आया, और नेट का डिफरेंस आया इन तीनों एक्टिविटी के रीजन से। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन से हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाना थोड़ा बहुत सीखेंगे। ठीक है, एक बैलेंस शीट, एक पीएल, थोड़ा सा एक पीएल और एक बैलेंस शीट। ऐसे तो ये तरीका नहीं है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का, बट हम चाह रहे हैं ऐसे तरीके से बताएं कि आप लोग को थोड़ा इजी पड़े। ठीक है ना, एक है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक है बैलेंस शीट। ठीक है, जनरली हम लोग को लगता है कि बैलेंस शीट में जो नेट प्रॉफिट आएगा वो सारा का सारा किसका होगा, ऑपरेटिंग आइटम होना चाहिए, है ना। वो सारे के सारे ऑपरेटिंग आइटम्स कहाँ आने चाहिए, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आने चाहिए। तो मेरे को ऐसे ऑब्वियस सा एक फीलिंग आता है कि ऑपरेशन से रिलेटेड सारी चीजें कहाँ आनी चाहिए, सारे के सारे पीएल में आने चाहिए। तो पीएल से उठा लो भाई कि जो पीएल में जो प्रॉफिट आया है वो मेरा प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी होना चाहिए, ऐसा फीलिंग आता है। परचेज सेल ये सब कहाँ मिलेगा तुमको, बैलेंस शीट में मिलेगा नहीं, ऑपरेशन वाली चीजें कहाँ मिलेगी, सारे के सारे पीएल में मिलेगी। तो ऐसा ही फीलिंग आता है कि पीएल से रिलेटेड सारी भी चीजें, सारी की सारी चीजें कहाँ आती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी की सारी चीजें कहाँ आती है, पीएल में आती है। बट ऐसा नहीं होगा, कुछ कुछ फिनेंसिंग, कुछ कुछ इन्वेस्टिंग आइटम भी पीएल में आएंगे। ठीक है, लेकिन बैलेंस शीट में क्या 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 आता है, इक्विटी, डेट, डेट को बोल सकते हैं हम लोग नॉन करेंट लायबिलिटी, डेट को बोल सकते हैं नॉन करेंट लायबिलिटी। और क्या होता है, करेंट लायबिलिटी। और बैलेंस शीट में क्या होता है, नॉन करेंट एसेट्स, बोले तो फिक्स्ड एसेट्स। और क्या होता है, करेंट एसेट्स होते हैं। ठीक है, तो एक बात बताओ कि नॉन करेंट एसेट से कौन सा एक्टिविटी डील करता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी रिलेटेड टू नॉन करेंट एसेट्स। तो
फिक्स्ड एसेट्स और नॉन करेंट एसेट्स से सारे के सारे कौन लिंक होते हैं? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। क्या इक्विटी से उसको मतलब है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को? कोई मतलब नहीं है। उसको सिर्फ किस से मतलब है? उसको सिर्फ और सिर्फ मतलब है नॉन करेंट एसेट से। किसको मतलब है? नॉन करेंट एसेट से मतलब है सिर्फ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को। उसी तरीके से इक्विटी एंड डेट, फिनेंसिंग एक्टिविटी को इन लोग से मतलब है ना? फाइनेंशियल एक्टिविटी में देखो, इट रिलेट्स टू अवर लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस हमारा क्या आता है? डेट और इक्विटी। सर करेंट एसेट्स करेंट लायबिलिटी में क्या बच जाता है? करंट एसेट्स में और करंट लायबिलिटी में बच जाता है हमारा ऑपरेशन वाली चीजें। कौन सारी चीजें? ऑपरेशन वाली चीजें, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और देखो तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी में ना तुमको ऑपरेशन वाली चीजें मिलेगी, जिससे स्टॉक हो गया, डेटर हो गया। बेचते तभी तो स्टॉक आता है, सॉरी स्टॉक ही को ही तो बेचते हैं, और बेचते तभी तो डेटर आता है। तो ये सारी करंट लायबिलिटी और करंट एसेट्स हमारे किन कौन सा ये आइटम है? ऑपरेटिंग आइटम वाली चीजें हैं। तो ऑपरेटिंग कहाँ कहाँ मिल गया? पीएल में और बैलेंस शीट में। उसी तरीके से इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में कुछ कुछ पीएल में मिलेगा, कुछ कुछ बैलेंस शीट में मिलेगा। ठीक है, एक थोड़ा सा तुमको माइंड में हिंट दिए कि पीएल कौन सी एक्टिविटी में कौन कौन एरियाज कवर्ड हो रहा है मेरा बैलेंस शीट और पीएल का। ठीक है, तो चलो अब लिखो इलस्ट्रेशन 1। और मोर और लेस इसको समझ गया तो तुम्हारा 50 to 60% कैश फ्लो स्टेटमेंट तुम लोग आज ही का आज समझ जाएगा। कोशिश करना है कि इस इलस्ट्रेशन को एकदम बढ़िया से समझ ले। इलस्ट्रेशन 1, इलस्ट्रेशन 1। ठीक है, एक पीएल का फॉर्मेट हम बना रहे हैं, मेरे साथ तुम लोग ही बनाएगा। आधा पेज में हम बना रहे हैं क्योंकि साथ साथ में हम कोशिश कर रहे हैं दिखाने का। आधा पेज में पीएल दिखाएंगे और आधा पेज में हम लोग बैलेंस शीट बनाने की कोशिश करेंगे। आप लोग ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है ना। हम कोशिश कर रहे हैं कि फिगर को आमने सामने रखे कि दिखाना थोड़ा इजी पड़े। और पीएल भी पुराने फॉर्मेट बना रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो जाए। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, कैसे बनता था हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस में तो कोई याद भी नहीं है। 2 ओपनिंग स्टॉक कितना? 1 लाख। 2 परचेजेज 5 लाख। वेजेस 50,000। बाई सेल्स 10 लाख। क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख रुपए। ठीक है, कुछ ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। बताओ कितना ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आया? ग्रॉस प्रॉफिट सीडी आ गया 5,50,000 रुपए। ठीक है, वही ग्रॉस प्रॉफिट सीडी कहाँ चला जाता है? 5,50,000। लिखो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 50,000। ठीक है, उसके बाद लिखो इंटरेस्ट इनकम 40,000। उसके बाद लिखो डिविडेंड इनकम 60,000। ठीक है, साथ में है मेरे कुछ एक्सपेंसेस भी होंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जैसे 2 सैलरी 50,000,
बैड डेट 20,000, स्टेशनरी 10,000, रेंट 10,000, डेप्रिसिएशन 30,000, ठीक है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ 10,000, इंटरेस्ट ऑन लोन 20,000, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 30,000, और शेयर इशू एक्सपेंस 30,000। ठीक है, कुछ नेट प्रॉफिट हम लोग आ जाएगा बिफोर टैक्स 4,40,000। टैक्स का कोई काम तो किए नहीं है, टैक्स हम लोग बाद में सीखेंगे। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ गया? 4,40,000 रुपया। ये हम लोग का एक पीएल बन के मेरे को मिला हुआ है, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन के मिला हुआ है। उसके साथ एक बैलेंस शीट भी है, ठीक है, एक बैलेंस शीट है जिससे कुछ ओपनिंग बैलेंस होंगे और क्लोजिंग बैलेंस होंगे। 2 साल का बैलेंस शीट फिगर दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस भी दिया हुआ है और एक क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है, ठीक है। इसमें लिखो क्रेडिटर्स। पूरा कंप्लीट बैलेंस शीट हम नहीं बना रहे हैं, बस कुछ कुछ आइटम्स डाल रहे हैं जो मेरे लिए अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। क्रेडिटर्स 1,00,000, 1,20,000, बिल्स पेबल 50,000 और 40,000, स्टॉक 1,00,000 और 2,00,000, डेटर्स 50,000 और 80,000, और कैश 1,00,000, 1,20,000। डन। हम क्या निकालने का कोशिश कर रहे हैं? हम आज बस ये कैलकुलेट करना सीखेंगे, ये मेरे को सीखना है आज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे निकालते हैं। क्या सीखना है मेरे को आज? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे निकालते हैं, सिर्फ वो मेरे को निकालना है आज। लिखेंगे, एक फॉर्मेट बनाएंगे, दूसरे पेन से लिखते हैं हम, दूसरा पेन है तो तुम लोग यूज कर सकते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम, वो कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बना रहे हैं हम लोग, उसका बस एक पार्ट कर रहे हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हम लोग क्या करेंगे? निकालेंगे, ठीक है। डन। अब मेरे को ये बात बताओ कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकाल रहे हैं तो निकालने का पर्पस क्या है? मेरे को बस ये जानना है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी किए, सारे के सारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी किए,
उससे नेट में मेरा कैश आया या मेरे पास से कैश गया। ठीक है, नेट में मेरे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश आया या ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश गया। मेरे को क्या ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाने समय कोई फाइनेंसिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को माइंड में रखने की जरूरत है? नहीं। मेरे को किस चीज से मतलब है? मेरे को बस ये देखना है भाई कि नेट में कितना पैसा आया और नेट में कितना पैसा गया। मेरे को ऐसा लगता था बचपन में कि जो प्रॉफिट कमाए ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो आ रहा है, वो मेरा क्या है, सारा का सारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ठीक है, मेरे को क्या लगता था कि सारा का सारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ऐसा मेरे को बचपन से फीलिंग होता था कि वही तो सही सारी चीजें तो हम पीएल में लिखते हैं। हम लोग फॉर्मेट वही उठा के लिख दिए, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या लिख दिए? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हम लोग लिखे थे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हम लोग ये मान के चलते थे कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो भी है सारा का सारा क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से इनकम है। कितना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स? 4,40,000 रुपये। ये एज्यूम करके हम चल रहे थे, ये एज्यूम करके चल रहे थे कि 4,40,000 सारा का सारा क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से इनकम है। बट हम सोचे कि चलो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख लेते हैं, ये कंफर्म करने के लिए कि सारे के सारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाले ही आइटम है ना। तो सारे के सारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाले आइटम होंगे तब तो मेरा ये 4,40,000 सही है। लेकिन अगर बीच में कुछ और रहेगा तब तो ये गड़बड़ है ना, ये फिगर सही नहीं है, फिर उसको ठीक करना पड़ेगा। देखते हैं ठीक करने का जरूरत पड़ता है कि नहीं। स्टार्टिंग से चलते हैं, मिलाते हैं। ओपनिंग स्टॉक, परचेजेज, वेजेज, ग्रॉस प्रॉफिट, सारे के सारे ऑपरेटिंग वाले आइटम है। सेल्स सही है, क्लोजिंग स्टॉक ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे बीडी हो गया। फिर इधर क्या है, सैलरी। सैलरी भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाली चीजें हैं, बिजनेस से रिलेटेड चीजें ही हैं। उसके बाद मेरे को आया बैड डेट्स। उसके बाद क्या आया, बैड डेट्स। कितने का बैड डेट्स है? 20,000 का है। तो ये ऑपरेटिंग आइटम वाली चीजें, कोई दिक्कत है इसके साथ? हाँ, ऑपरेशन है, बिजनेस किए तो बैड डेट्स भी हुआ। लेकिन एक बात बताओ, बैड डेट्स अगर हुआ, मानी इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग का नहीं है, लेकिन बैड डेट्स अगर हुआ तो क्या मेरे पास से कैश चला गया? क्या कैश तो नहीं चला गया, लेकिन प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट हम कितना लिखे हुए हैं, 4,40,000। कैश चला गया 20,000, मेरे यहाँ से, मेरे गल्ला में से नोट फट गया क्या 20,000 अपने आप? नहीं। तो ये किस टाइप की आइटम है? नॉन कैश आइटम है। तो मेरे को किस चीज से मतलब है यहाँ पे? मेरे को कैश से मतलब है कि कैश में पैसा आया गया वो बताओ। तो वैसे सारे एक्सपेंसेस जो नॉन कैश एक्सपेंसेस है उससे मेरे को फर्क पड़ता है क्या? नहीं। तो अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए अगर हम पीएल बनाते तो उसमें बैड डेट्स होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए था। तो ये गलत है। यहाँ पे नॉन कैश आइटम है, ये क्या है, नॉन कैश आइटम है। तो इसके आगे हम लिख देते हैं एनसी। एनसी बोलने का मतलब एनसीआई, नॉन कैश आइटम। ठीक है, इस चीज से मेरे को थोड़ा सा दिक्कत हुआ। बाकी सारी चीजें तो ठीक थी, ऑपरेशन वाली आइटम थी, ये भी ऑपरेशन वाली आइटम थी, लेकिन इसके लिए हम लोग पैसे खर्च नहीं करते हैं। बैड डेट्स करने के लिए मेरे को क्या कैश देना पड़ता है? नहीं देना पड़ता है। तो ये क्या है, कौन सा आइटम था मेरा? नॉन कैश आइटम था। उसके बाद स्टेशनरी खरीदेंगे तो हाँ हम लोग को पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, रेंट हम लोग पेमेंट करेंगे तो कैश पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद क्या आ गया, डेप्रिसिएशन। उसके बाद क्या आ गया, डेप्रिसिएशन। क्या डेप्रिसिएशन होता है तो कोई कैश में पेमेंट करना पड़ता है क्या? नहीं। तो ये भी किस टाइप के आइटम्स है? नॉन कैश आइटम्स है। इसको भी यहां होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए था। कैश फ्लो बनाने के माइंडसेट से अगर चल रहे हैं तो नहीं होना चाहिए था, अदरवाइज तो पीएल में वो रहेगा ही रहेगा। ऐसा थोड़ी है कि 11 से जो पढ़े सब गलत हो गया, नहीं, पीएल में तो वो रहेगा ही। लेकिन हाँ, जो मेरे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए मेरे को नॉन कैश आइटम का जरूरत है क्या? नहीं जरूरत है। तो इसको यहां से अगर हटा देंगे, इसका इफेक्ट हटा देंगे तो मेरा काम हो जाएगा। फिर तीसरा क्या है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ। कोई एक्सपेंस का राइट ऑफ किए हैं तो क्या इसमें मेरे को खर्च लगा है क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कर दिए, जर्नल एंट्री पास कर दिए, तो इससे मेरा कोई खर्च लग गया क्या? इसमें कोई पैसा खर्च हो गया, मेरा कैश निकल गया मेरे जेब से? नहीं। तो ये भी किस टाइप के आइटम है? नॉन कैश आइटम। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन लोन। हम लोग पेमेंट किए किस चीज का?
इंटरेस्ट ऑन लोन का पेमेंट किया, लोन का पेमेंट किया। लोन किसका पेमेंट किया है? लोन है बोलने का इसका मतलब क्या हुआ? वो फिनांसिंग एक्टिविटी, डेट का आइटम है। डेट कौन सा एक्टिविटी में है? फिनांसिंग एक्टिविटी। तो ये यहां पे होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए था। तो इसको भी हम सर्कल किए, क्या लिख दिए आगे? FIFA, फाइनेंशियल एक्टिविटी ना, FA लिख दिए। मतलब बोलने का क्या हुआ? फिनांसिंग एक्टिविटी का ये चीज है। तो इसको भी यहाँ होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए? पीएल में तो होगा ही, लेकिन हम लोग क्या निकालना चाह रहे हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी को इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन 4,40,000 में तो सब कुछ एडजस्ट हुआ पड़ा है ना। तो मतलब जो भी हम 4,40,000 कैलकुलेट किए हैं, अब माइंड में आ गया, अरे तो गलत कर दिए कैलकुलेट। चलो देखेंगे उसमें। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। जैसे ही फिक्स्ड एसेट्स आ गया, ये किसका आइटम है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आइटम है। फिक्स्ड एसेट किसका आइटम है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आइटम है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आइटम है क्या? नहीं। तो इसको भी क्या लिख दिए हम लोग? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, IA लिख दिए। इसको भी हटाना पड़ेगा इसका इफेक्ट। लास्ट क्या है? शेयर इशू एक्सपेंस। शेयर इशू मेरा ऑपरेशन का काम है क्या? किसका काम है? फिनांस का काम है। डेटा इक्विटी से रिलेटेड सारे इनफ्लो और आउटफ्लो किसको रिलेट करते हैं? फिनांसिंग एक्टिविटीज के आगे क्या लिख दिए? FA। मतलब बोलने का मतलब कि ये भी हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाला आइटम नहीं है। तो जो हम सोच के रखे थे कि 4,40,000 सारा ऑपरेटिंग आइटम वाला मेरा प्रॉफिट है, कैश प्रॉफिट है, तो क्या ये कैश प्रॉफिट है क्या? नहीं। इसमें बहुत सारी चीजें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के भी है, बहुत सारे फाइनेंसिंग एक्टिविटी की है, बहुत सारे नॉन कैश एक्टिविटी के भी है। उसके बाद इधर आ गया प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स आ गया तो मतलब किसका आइटम है? ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आइटम। इसके भी आगे सर्कल करके IA लिख देंगे हम लोग। इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट इनकम, ठीक है। इंटरेस्ट इनकम मेरे को मिला है, इनकम हुआ है, मेरे को मिला है। इनकम किस चीज पे मिलेगा? हम कहीं इन्वेस्ट किए होंगे तब मिला होगा। तो लॉन्ग टर्म कोई इन्वेस्टमेंट होगा तब उसका इंटरेस्ट इनकम मिला है। तो अगर इन्वेस्ट किए हुए हैं तो इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट बोल को नॉन करेंट एसेट्स है। तो नॉन करेंट एसेट्स सारे आइटम किससे रिलेट करते हैं? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो यहाँ क्या लिख दिया हम लोग? IA बोलने का मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और लास्ट क्या है? डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम गौर करना है कि डिविडेंड इनकम हम लोग दिए नहीं है, ये क्या है? हम लोग को मिला है। देते किस पे? अपनी शेयर होल्डर को देते हैं, लेकिन मिला है इसका मतलब कोई कहीं हम लोग इन्वेस्ट किए होंगे किसी के शेयर में तो उससे मिला है। तो इन्वेस्ट किए हैं तो ये क्या है हमारा? नॉन करेंट एसेट्स। तो नॉन करेंट एसेट्स पे अगर कोई पैसा मिला तो कौन सी एक्टिविटी में आएगा? ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। अब एक बात करते हैं, दो काम कर सकते हैं। एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है। एक बॉक्स में 4 कलर का बॉल है, एक ग्रीन कलर का कुछ बॉल है, ठीक है। इतने सारे बॉल्स ग्रीन कलर के, ठीक है। कुछ बॉल्स ग्रीन कलर पर सारी सारी ऑपरेटिंग आइटम। कुछ बॉल ब्लू कलर के भी है। ब्लू कलर बोलने को मतलब फाइनेंशियल एक्टिविटी। कुछ बॉल्स हमारे येलो कलर के हैं, नहीं दिख रहा है येलो, रुक जाओ। पर्पल कलर के बॉल हैं, तुम लोगों को पर्पल पसंद है। कुछ बॉल कौन से कलर के हैं? पर्पल कलर के हैं। और कुछ बॉल ऐसे भी हैं जो पिंक है, ठीक है। 4 कलर का बॉल है, ठीक है। ग्रीन वाला सबसे ज्यादा है, ग्रीन वाला है हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। ग्रीन वाला क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब में कुछ और ब्लू वाला है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और पर्पल वाला है फिनांसिंग एक्टिविटी, और जो पिंक वाला है वो कौन सा है? नॉन कैश आइटम है। ये 4 कलर्स के बॉल्स पड़े हुए हैं मेरे बॉक्स में। मेरे को ये जानना है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कितना बॉल है। तो हम 2 काम कर सकते हैं। मेरे को हम सारे के सारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाले बॉल निकाल दिए और उसको देख लिए कि कितना मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाला काम है। अगर ये तरीके से अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसको बोलेंगे हम लोग डायरेक्ट मेथड। वो कौन सा मेथड है? डायरेक्ट मेथड, ठीक है। कि हम लोग जो जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकाले, एक एक करके निकाले और जोड़ लिए, तो क्या कौन सा मेथड हो गया? डायरेक्ट मेथड हो गया। दूसरा काम ये भी कर सकते हैं कि मेरे को पता है कि पूरे बॉक्स में कितने आइटम्स हैं, ठीक है। उसमें बाकी वाले आइटम जो बेकार हैं
बेकार बोले तो कौन से, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अलावा सारी चीज को हटा दे। किस उसको हटा दे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को हटा दे, फिनेंसिंग एक्टिविटी को हटा दे और नॉन कैश आइटम को हटा दे, तो क्या निकल जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये जो सेकंड मेथड है इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड। ऐसे देखने में तो आपको लग रहा होगा सर डायरेक्ट ही मेथड तो इजी था, ठीक है, लेकिन हम लोग कौन से मेथड से पहले सीखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना, इनडायरेक्ट मेथड से, ठीक है। तो हम लोग जो अभी सीख रहे हैं, जो बनाना चाह रहे हैं, वो कौन से मेथड से बनाएंगे, इनडायरेक्ट मेथड से बनाएंगे। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग एडजस्टमेंट कर लेते हैं, किसका, सबसे पहले एडजस्टमेंट चलो हम लोग कर लेते हैं नॉन कैश आइटम का, ठीक है। सबसे पहले किसका कर ले, नॉन कैश आइटम कर लें। कोई भी कंफ्यूजन होगा मेरे से तुरंत पूछना, कोई दिक्कत नहीं है, हम बताएंगे, ठीक है, क्योंकि डाउट्स लेकर के आगे नहीं चल सकते इस चैप्टर में। सबसे पहले हम लोग एडजस्टमेंट कर देते हैं किसका, नॉन कैश आइटम का। बताओ नॉन कैश आइटम कौन कौन सा था, बैड डेट्स, बैड डेट्स क्या था हमारा, नॉन कैश आइटम था। तो बैड डेट्स होने से ये प्रॉफिट 4,40,000 बढ़ गया था या घट गया था, बढ़ कैसे जाएगा रे, पीएल में बैड डेट्स लिख देंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा कि घट जाएगा, घट जाएगा। लेकिन घटना चाहिए था प्रॉफिट कि नहीं घटना चाहिए था, नहीं घटना चाहिए था, क्योंकि वो नॉन कैश आइटम है। अगर बैड डेट्स को हटा देते तो प्रॉफिट कितना रहता, 4,60,000। तो बैड डेट्स जो लिखा हुआ है पीएल में ये गलत लिखा हुआ है, बैड डेट्स जो पीएल में लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है। अगर इसको हटा देते हैं पीएल में से, हम अगर मान के चलो ये बैड डेट्स हटा देते हैं, ये बैड डेट्स हम हटा देते हैं, तो ये 4,40,000 होता है या 4,60,000 होता है, 4,60,000 होता, प्रॉफिट बढ़ जाता है ना। देखो पीएल में से बैड डेट्स हटा दिए तो कैलकुलेट करके देखो ये प्रॉफिट कितना निकल के आ जाएगा, 4,60,000, ठीक है। तो हम लोग को सबसे पहले किसका इफेक्ट हटाना है, बैड डेट्स का इफेक्ट हटाना है। तो बैड डेट्स का इफेक्ट हटाने के लिए मेरे को 4,40,000 में 20,000 जोड़ना चाहिए या घटाना चाहिए, जोड़ेंगे ना, 4,60,000 कैसे होगा, जोड़ना पड़ेगा ना। 20,000 से 4,40,000 घटा, तो 20,000 में को क्या करना है, 4,40,000 में ऐड कर देना है, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, प्लस बैड डेट्स कितना, 20,000। उसके बाद क्या है, डेप्रिसिएशन। अगर डेप्रिसिएशन से मेरा प्रॉफिट बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है, घटा हुआ है, डेप्रिसिएशन की वजह से मेरा प्रॉफिट क्या हुआ है, घटा हुआ है। तो इसका इफेक्ट हटाने के लिए डेप्रिसिएशन का हम लोग प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो लिखो डेप्रिसिएशन कितना, 30,000 ऐड कर देते हैं। और क्या है कुछ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ कितना, दे 10,000। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ की वजह से प्रॉफिट मेरा बढ़ा हुआ है, घटा हुआ है, बढ़ा हुआ है, घटा हुआ है। राइट ऑफ होने से डेबिट में ही है ना पीएल के, पीएल के अगर डेबिट में है तो प्रॉफिट तो घटा हुआ है ना उससे, ठीक है। तो घटा हुआ है तो उसका इफेक्ट हटाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा 10,000। और कोई है क्या नॉन कैश आइटम, नहीं, तो सारे के सारे नॉन कैश आइटम को जोड़ दो, कितना, 60,000 रुपए। कितना है बताओ, टोटल 4,40,000 में 60,000 जोड़ दो, कितना फिगर आया, 5 लाख रुपए। ठीक है। अब किसको हटाना है बताओ, अब किसको हटाना है, फिनेंसिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी दोनों को हटा देते हैं। चलो लिखो, कुछ आइटम हो सकते हैं ऐड होंगे, कुछ आइटम हो सकते हैं लेस होंगे, ठीक है। कुछ आइटम हो सकते हैं ऐड हो जाए, कुछ आइटम हो सकते हैं लेस हो जाए। ऐड होगा तो यहां पे लिखेंगे, ठीक है, और लेस करना होगा तो हम थोड़ा सा नीचे लिखेंगे। कोई दिक्कत नहीं, जरूरी नहीं है एक साथ भी प्लस माइनस कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा स्टार्टिंग प्रेजेंटेशन के लिए थोड़ा सा लिखें। कौन सा है अदर एक्टिविटी, सबसे पहले आया हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन, इसका काम हो गया था, इसका काम हो गया था और इसका काम हो गया था। क्या आया, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन किसका आइटम था,
फिनेंसिंग एक्टिविटी का आइटम था, तो यहाँ पे हटाना चाहिए मेरे को। फिनेंसिंग एक्टिविटी का इफेक्ट हटाएंगे तो इंटरेस्ट ऑन लोन की वजह से 4,40,000 मेरा बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है? घटा हुआ है। इसका इफेक्ट हटाएंगे तो क्या करना पड़ेगा मेरे को? ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करें सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन, कितना? 20,000 रुपये। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना हो गया? 20,000 रुपये। इसको ऐड कर देंगे। और क्या बढ़ा? उसके बाद है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स पे लॉस हो गया, तो इस लॉस की वजह से मेरा प्रॉफिट बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है? घटा हुआ है। तो इसका ये भी मेरा कौन सा आइटम है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आइटम है। तो इसको भी हटाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? पहले ऐड करना होगा क्या? लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कितना? 30,000। उसके बाद क्या है? शेयर इशू एक्सपेंस। शेयर इशू एक्सपेंस कितना है? 30,000। तो इस शेयर इशू एक्सपेंस किस टाइप के एक्सपेंसेस है? फिनेंसिंग एक्टिविटी के। तो उसकी वजह से मेरा प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, घटा हुआ है? घटा हुआ है। तो इसका इफेक्ट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। कितना? 30,000। कितना हो गया टोटल? 80,000। और कुछ है क्या? और इधर साइड है क्रेडिट साइड, 3 आइटम है। तीनों के तीनों क्या है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी वाले आइटम है। ठीक है, इन तीनों की वजह से मेरा प्रॉफिट बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है? इस बार बढ़ा हुआ है। इस बार क्या हुआ है? इन तीनों की वजह से मेरा प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। क्रेडिट साइड है, इन तीनों की वजह से मेरा प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। इफेक्ट हटाने के लिए तीनों को क्या करना पड़ेगा मेरे को? लेस। तो तीनों को क्या करके लेस करते हैं? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कितना? 50,000। लेस जो करना है उसको हम लोग ब्रैकेट में लिख के चलते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट इनकम कितना? 40,000। और क्या है? डिविडेंड इनकम कितना? 60,000। कितना? 1,50,000। नेट में बताओ कितना आ रहा है? नेट में कितना आ रहा है? ठीक है, बताओ कितना है यहाँ पे नेट में फिगर मेरा यहाँ पे? कितना? 4,30,000 रुपया, 4,30,000। मेरा पीएल टैली नहीं हो रहा है, उसको टैली करने के लिए एक बार सैलरी को 1 लाख कर लेना। ठीक ना, सैलरी को कितना कर लो? 1 लाख हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां तक हम लोग कैलकुलेट कर लिए। यहां पे मेरे को लग रहा था कि अब तो सारा काम कर लिए हम लोग, है ना। पीएल से सब कुछ सुधार लिए, नॉन कैश आइटम भी हटा लिए, फाइनेंसिंग एक्टिविटी को भी हटा दिए, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को भी क्या कर दिए हम लोग? इफेक्ट हटा दिए हैं। ठीक है, उसके बाद आता है बैलेंस शीट। कुछ आइटम बैलेंस शीट में भी ऐसे हैं जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाले चीजों को कवर करती है। वो क्या क्या है हमारा? करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटीज। तो कुछ कुछ करेंट एसेट्स का फिगर हम दिए हुए हैं और कुछ कुछ करेंट लायबिलिटीज का फिगर दिए हुए हैं। ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को छोड़ करके सबको हम लोग को एक एक करके देखना है कि इनकी वजह से ऑपरेटिंग एक्टिविटी के कैश इनफ्लोज पे क्या फर्क पड़ता है। अभी हम लोग नेट में फिगर निकाले हैं 4,30,000। हम क्या सोच रहे हैं कि नेट में हम लोग इस साल 4,30,000 रुपया ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कमाए हैं। अभी तक तो यही सोच रहे हैं, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो यही बता रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यही बता रहा है मेरे को कि हम 4,30,000 रुपया कमाए हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि जो सेल किए हैं सारा का सारा पैसा आया ही ना हो। अगर ऐसा हो जाए कि 10 लाख का सेल है जिसमें 5 लाख रुपया आया ही ना होगा, तो क्या हम लोग 4,30,000 रुपये कमाए होंगे? नहीं कमाए होंगे। तो ये सब भी मेरे को चेक करना होगा। वो कहाँ से चेक करेंगे? बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट में सबसे पहला आइटम है क्या? स्टॉक। सबसे पहला आइटम क्या है? स्टॉक। स्टॉक पहले कितना था?
1 लाख का, अब कितना है 2 लाख का। ठीक है, भले ही 4,30,000 ही हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कमाए हैं, लेकिन स्टॉक हम लोग 1 लाख का और जो खरीदे वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही तो पैसा गया होगा। वो पैसा कहाँ गया होगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। क्या कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ये थोड़ी तुमसे पूछ रहा है कि मेरे को ऑपरेटिंग प्रॉफिट बताओ, ये पूछ रहा है क्या? ये तो नहीं पूछ रहा है। हम लोग अभी क्या निकाले? हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल दिए। हम लोग क्या निकाले? हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल दिए। अभी तक हम लोग क्या निकाले? ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल दिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकाले हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हटा करके, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को हटा करके हम लोग क्या निकाल दिए? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। लेकिन हमारा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी मेरे से ये थोड़ी पूछा था कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल के दिखाइए। नहीं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो नहीं निकाल के मांगा था। वो बोला था कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कितना पैसा आया है, कितना पैसा गया है, मेरे को नेट में बताओ भाई। ठीक है, तो हम बताए तो हाँ कि 4,30,000 रुपए का हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमाए इस साल, लेकिन उसमें बोले क्या कि 1 लाख रुपए का तो एक्स्ट्रा का स्टॉक भी खरीद लिए हैं भाई। स्टॉक कितना एक्स्ट्रा में खरीदे हम लोग? 1 लाख का। 1 लाख का जो एक्स्ट्रा में स्टॉक खरीदे तो 1 लाख रुपए तो पॉकेट से गया ना, 1 लाख का तो कैश गया मेरे पॉकेट से ना। तो इसको क्या करना चाहिए? 4,30,000 में माइनस करना चाहिए, प्लस करना चाहिए? माइनस करना चाहिए। क्या बोल करके माइनस करें? जो बोलेगा वो लिख देंगे, बताओ। इसमें माइनस हम कर देते हैं, हम लोग लिखते हैं, लिखेंगे हम लोग लेस इंक्रीज इन स्टॉक। स्टॉक इंक्रीज हुआ, उसके वजह से मेरा 1 लाख रुपए का क्या हुआ? कैश गया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट गया, है ना। स्टॉक इंक्रीज हुआ, उसकी वजह से 1 लाख का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो हमारा गया ना। ठीक है, उसके बाद क्या देख रहे हैं हम लोग कि डेटर्स पहले 50,000 का था, अब कितने का है? 80,000 का। इसका मतलब क्या हुआ कि इस साल 30,000 का डेटर बढ़ गया। मतलब जितना भी हम सेल किए थे उसमें 30,000 तो भी आया ही नहीं है ना। तो हम लोग जो मान के चल रहे थे कि 4,30,000 का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो सारा का सारा पैसा मिल चुका है क्या? नहीं, मेरे को क्या जानना है कि पैसा कितना है भाई। तो पैसा 4,40,000 आया था, 4,30,000 आया था कि उसमें से 30,000 कम आया था, 30,000 कम आया था। तो जो डेटर्स मेरा बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया है, इसकी वजह से इसको लेस करें या प्लस करें? लेस करेंगे। क्यों लेस करेंगे? क्योंकि भाई इतना पैसा तो आया ही नहीं अभी तक। इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो मान रहे हैं, ठीक मान रहे हो, लेकिन कैश प्रॉफिट मान सकते हैं क्या इसको? नहीं। तो लिखेंगे क्या? इंक्रीज इन डेटर्स। कितना? 30,000। क्या कर दिए हम लोग? माइनस कर दिए। ठीक है, उसके बाद कैश को छोड़ देना है, क्योंकि कैश ही को तो हम लोग देख रहे हैं, तो कैश को छोड़ दो। उसके बाद आओ क्रेडिटर्स। पहले क्रेडिटर्स था 1 लाख का, अब क्रेडिटर्स कितना है? 1,20,000 का। मतलब हम लोग सोच के रखे थे कि जितना भी परचेज है ना, सारा का सारा पेमेंट कर चुके हैं, लेकिन सारा का सारा पेमेंट किए हैं क्या? नहीं। इस साल हम लोग 20,000 का पेमेंट नहीं किए हैं। ओपनिंग कितना था क्रेडिटर? 1 लाख। इस साल क्रेडिटर कितना हुआ है? 1,20,000। तो यहां पे कितना इंक्रीज हो गया क्रेडिटर? 20,000 इंक्रीज हो गया। तो मतलब हम तो सोच रहे थे कि 4,30,000 का ही प्रॉफिट है, लेकिन कैश प्रॉफिट हो सकता है उससे ज्यादा हो। क्यों ज्यादा हो? क्योंकि कुछ पैसा दिए ही नहीं है, तो खर्च कहां हुआ होगा? अगर पैसा दिए ही नहीं क्रेडिटर को, तो पैसा खर्च हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? नहीं हुआ होगा। तो जो क्रेडिटर इंक्रीज हो गया, उस अमाउंट से हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट को बढ़ाएं या घटाएं? घटाएंगे। क्यों? बढ़ाएंगे ना। हम लोग पूरा का पूरा पेमेंट कर देते तो प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और कैश प्रॉफिट सेम होता। 4,30,000 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था और 4,30,000 का कैश प्रॉफिट भी सेम होता, तब जब सारा का सारा पेमेंट कर देते, सारा का सारा पेमेंट रिसीव कर लेते, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट और कैश प्रॉफिट सेम होता। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो ठीक है 4,30,000 है, लेकिन कैश प्रॉफिट जब हम लोग कैलकुलेट करने गए तो पता चला कि अरे यार क्रेडिटर को तो पैसे नहीं दिए 20,000 रुपए का। तो अगर क्रेडिटर को हम लोग पैसा ही नहीं दिए होंगे तो उस अमाउंट से हमारा कैश प्रॉफिट तो ज्यादा दिख रहा होगा ना। कैश में तो मेरे पास ज्यादा पैसा आया होगा ना ऑपरेटिंग आइटम में। तो इंक्रीज इन क्रेडिटर को हम लोग क्या कर दें? ऐड कर दो।
इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, कितना 20,000 रुपए। जिसको ऐड करना है उसको ओपन लिखेंगे और जिसको लेस करना है उसको ब्रैकेट में, ठीक है। उसके बाद है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल पहले 50,000 का था, इस बार 40,000 का था, तो मतलब 10,000 हम लोग बिल्स पेबल पुराना वाला पेमेंट किए। भले ही पुराना वाला पेमेंट किए हो लेकिन पैसा तो मेरे पास गया ना, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट को तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन कैश प्रॉफिट तो मेरा 10,000 से क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो लिखेंगे लेस डिक्रीज इन बिल्स पेबल। बिल्स पेबल को 10,000 ज्यादा खर्च कर दिए, पेमेंट कर दिए, तो उससे क्या हो जाएगा, मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट घट जाएगा, कैश प्रॉफिट क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। अब बताओ नेट में कितना फिगर आ रहा है, कितना आ रहा है बताओ। तीन लाख 10,000, इसे क्या कितना आया फिगर, 3,10,000 रुपए, ठीक है। इस क्वेश्चन में नहीं है, कंप्लीट हो चुका है हमारा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। इस क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन अगर कोई टैक्सेस होता, टैक्सेस, तो यहां पे लेस करते टैक्स पेड, ठीक है। इस क्वेश्चन में तो नहीं है मेरा, तो यहां पे छोड़ दे रहे हैं। तो ये जो मेरा 3,10,000 निकल के आ गया, वो क्या निकल के आ गया, ये निकल के आ गया मेरा कैश फ्लो फ्रॉम, कैश इनफ्लो है ना, प्लस में है तो मतलब क्या हुआ, ये इनफ्लो, मतलब कैश मेरा बढ़ा है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। यहां पे ये जो 4 आइटम हम लोग किए हैं, ये क्या किए हैं, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का एडजस्टमेंट किए हैं, है ना। करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी दोनों को कंबाइंड वे में क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल बोलते हैं ना, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी को। तो ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, इसको लिख देंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज, ठीक है। इसको ये नाम दे देते हैं वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है, डन। ये टैक्स पेड के ऊपर जो 3,10,000 निकल के आया, इसको नाम देंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। ये हमारा क्या निकल के आ गया, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान, अभी यहां पे कोई क्वेरी है तो पूछ लो, एनी क्वेरी किसी को भी। डन, ठीक है। यहां पे स्टार लिख लो, यहां पे स्टार दे दो, इसको थोड़ा सा नीचे डिफाइन कर देंगे। ये क्या है, वर्किंग कैपिटल वाला आइटम है चारों, ठीक है, स्टार दे दो, लिख दो एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को एक्सक्लूड करना है, ठीक है ना, उसका कोई एडजस्टमेंट नहीं करते हम लोग, एक्सक्लूड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। उसको छोड़ करके जितने भी वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी है, उसका एडजस्टमेंट हम लोग कहाँ करेंगे, यहीं पे करेंगे जहां पे स्टार मारे, ठीक है। किस तरीके से एडजस्टमेंट करना है लिख लो, या तो करंट एसेट्स इंक्रीज करेगा, इंक्रीज इन करंट एसेट्स, या क्या होगा, डिक्रीज इन करंट एसेट्स होगा, ठीक है। और फिर क्या होगा, इंक्रीज हो सकता है करंट लायबिलिटी, या क्या हो सकता है,
डिक्रीज हो सकता है करंट लायबिलिटी, यही 4 आइटम हो सकता है, इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या? नहीं। वर्किंग कैपिटल में 2 ही आइटम होता है, ये दोनों या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, एक एक आइटम करके देख लेंगे। तो करेंट एसेट्स इंक्रीज होगा, इसका मतलब पैसा और ज्यादा फंसा, खरीदे होंगे करेंट एसेट्स। तो अगर करेंट एसेट्स खरीदेंगे तो क्या होगा, ये माइनस पैसा जाएगा। अगर कोई करेंट एसेट्स खरीदे तो पैसा क्या होगा, हम लोग के पास जाएगा, ठीक है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट से हम लोग क्या करना है, माइनस। उसी तरीके से अगर कोई करेंट एसेट्स घटेगा, अगर कोई करंट एसेट्स घटेगा तो इसका मतलब वो आइटम बेचे होंगे, ठीक है, पुराना वाला आइटम बेच दिए होंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे प्लस। उसी तरीके से करंट लायबिलिटी इंक्रीज होगा, इसका मतलब हम लोग कोई पैसा पेमेंट नहीं किए हैं, पैसा पेमेंट नहीं किए हैं, इसका मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट से ज्यादा है कैश प्रॉफिट, इसको क्या कर देंगे हम लोग प्लस। और करंट लायबिलिटी डिक्रीज होगा, इसका मतलब कोई पुराना साल का पेमेंट किए होंगे, पुराना साल का पेमेंट किए हो, 30 साल में वो कैश प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, ठीक है। बस इस जो लास्ट में स्टार करके जो नोट्स लिखा है ना, इसमें ढेर सारा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तुम्हारे बुक में भी इस नोटिंग पे कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन तो होगा ही, ठीक है। तुमको क्या दिया हुआ रहेगा, तुमको ये दिया हुआ रहेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ये दिया हुआ रहेगा, और क्या बोलेगा कि करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी इतना इतना है, मेरे को बताओ कि क्या होगा तुम्हारा कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बता दो, तो कर देंगे हम लोग प्लस माइनस करके, ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए बुक में जो क्वेश्चन होगा उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में आगे का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।